जैसा कि आपको बताया गया था कि खतरनाक सीरीज आपके लिए हम लेके आने वाले हैं और वो आज से आपका शुरू हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी से। पॉलिटी का आज हमारा वीडियो बनेगा पार्ट 1 और पार्ट 1 में वीडियो में आपके क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन को इतना खतरनाक तरीका से सोल्यूशन किया जाएगा ना कि आपको लग जाएगा कि पॉलिटी का कुछ परसेंट आज ही खत्म हो गया और जैसे ही इसका 10 वीडियो बना तो पॉलिटी पूरा खत्म। उसके बाद एक और वीडियो बनेगा खतरनाक जिसमें ऑल आर्टिकल्स खत्म, बिल्कुल ट्रिक से जैसे कहो वैसे, बस याद आपको हो जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को मेरे ख्याल से फेयर भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसी में सारा कुछ दे दिए हैं। इसी में सॉल्यूशन करेंगे पीडीएफ में और यही पीडीएफ फिर आपको हम सेंड कर देंगे। कुछ दिन के बाद सेंड करेंगे, तुरंत सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसको आप अच्छे से फेयर प्रिंट आउट करा के स्टडी कर सकते हैं। एक ही बार 10 वीडियो का प्रिंट आउट करा के आपको दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बहुत सारी वैकेंसीज है, हम चाहते कि वैकेंसीज में आप अव्वल साबित हो। ठीक है, चलो भाई ध्यान है यहाँ पे, ये और एग्जाम के लिए काम देगा भाई। ठीक है, पहला सवाल क्या है, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना, मतलब कैवा राज्य बना है। आपको क्लियर बता देते हैं कैसे कैसे राज्य कौन कौन बना है पूरे अच्छे तरीके से। ध्यान से बात समझना। एक ट्रिक होता है बाबू छौजा। ठीक है, छौजा से हमें समझना है क्या, छौजा जो ट्रिक है, 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, ठीक है, झा से झारखंड। अब आपको यह समझना है कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों एक ही वर्ष में बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ किससे, एमपी से अलग हुआ। उत्तराखंड अलग किससे हुआ जी, यूपी से अलग हुआ। और झारखंड किससे अलग हुआ, अपना बिहार, नहीं आधा लेके चला गया। 43% सारे औद्योगिक शहर लेकर चला गया ये। ठीक है, अब समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ था ये अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ये अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अब आपको यहां पे प्रॉब्लम आएगी कि स्थापना कैवा कैवा राज्य बना था। तो आपको समझना है बाबू यहाँ पे ये 26वां राज्य, ये 27वां राज्य और ये 28वां राज्य और लास्ट में 29वां राज्य की बात करें तो ये था तेलंगाना। ये कौन था जी, तेलंगाना। और तेलंगाना आपको जानकारी है कि कब बना था, 2 जनवरी 2014 को। लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में 28 राज्य, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। क्लियर है ना। अब यहां पे मेरी बात को समझना बाबू, बहुत अच्छे से समझना कि अभी हमने बताया कि 29वां राज्य तेलंगाना है, 28 राज्य ही कैसे हैं। तो एक राज्य जो जम्मू कश्मीर था 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को हटा दिया गया। और उसी समय 2 बना केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो एक राज्य हट गया तो राज्य कितना बचा जी, 28 बचा। अब थोड़ी सी और डिटेल्स में जाते हैं तो बात को बहुत अच्छे से आपको समझिएगा। ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से आप समझना बाबू, बस और इससे कुछ नहीं कहेंगे। करना क्या है कि एक एसके धर समिति आया था, एसके धर समिति, एसके धर समिति है ना। इसके समय क्या मांग उठी थी, इसके समय मांग उठी थी
पूर्ण राज्य भाषा के आधार पर गठन, भाषा के आधार पर राज्य का गठन, राज्य का गठन। इनके समय में क्या मान हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन इन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, यानी अस्वीकार, अस्वीकार, स्वीकार नहीं की, अस्वीकार कर दी कि नहीं, भाषा पर अगर हम कोई राज्य बनाते हैं तो आगे चलकर और भी राज्य बोले कि हमरो अलग भाषा पे अलग राज्य चाहिए, है ना, इन्होंने मना कर दिया। फिर क्या आया, जेवीपी समिति, ठीक है, जेवीपी समिति, एक आया जेवीपी समिति। अब इनके समय में भी मांग हुआ, ये दोनों का अगर ईस्वी देखा जाए तो 1948, ये भी 1948, दोनों 1948, ठीक है ना। जब जेवीपी समिति आया तो इस समय भी भाषा के आधार पर राज्य मांगा गया, भाषा आधार पर राज्य मांगा गया, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य को ठुकरा दिए। ये भी क्या कर दीजिए, ठुकरा दिए, ठीक है। जैसे ठुकरा दिए तो वैसे ठुकरा के मेरा मान, मेरा इंतकाम देखोगे। अब इंतकाम दिखाने कौन आ गए, उसी समय इंतकाम दिखाने आ गए दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का गांधीवादी, मतलब कि गांधी के रास्ता पे चलने वाले गांधीवादी श्री पेट्टूराम लल्लू, श्री पेट्टूराम लल्लू। इन्होंने क्या किया, पेट्टूराम लल्लू ने क्या किया, अनशन पे बैठ गए। कहां बैठ गए, अनशन पर, भूख प्यास को छोड़कर अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे, ठीक है, और क्या हुआ कि 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 50 दिन के बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। अब समझो जैसे इनका मृत्यु होगा आंदोलन उग्र हो गया। जब आंदोलन उग्र हो गया तो केंद्रीय सरकार को मजबूरी में, ठीक है, केंद्रीय सरकार मजबूरी में 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर घोषित कर दिया कि हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश अलग भाषा के आधार पर बनेगा, घोषित कर दिया। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश को बनाया वैसे सब अगल बगल के राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, मलयालम, सब के सब कहने लगे हमें भी अलग राज्य चाहिए। उसके बाद फिर एक आयोग आया, वो आयोग के नाम था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था जी, फजल अली आयोग। इन्होंने भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पूर्ण गठन को स्वीकारा, पूर्ण गठन को स्वीकारा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि एक भाषा एक राज्य नहीं देंगे, एक भाषा एक राज्य हम नहीं देंगे, आपकी भाषा के आधार पर पूर्ण गठन को स्वीकार करते हैं। और इसी समय पहला भाषा के आधार पे 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना कराई गई, आंध्र प्रदेश की स्थापना कराई गई, ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। सबसे पहले स्थापना हुई आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर कब, 1956 में। जो फजल अली आयोग थे ना, उसमें 3 टीम था, एक थे कुंजरा और एक थे पनिक्कर और एक थे फजल अली। इनमें भी 3 गो था, 3 थे। जे से जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। भी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ पटेल। पी से पिताभी सीतारमैया, पिताभी सीतारमैया, पिताभी सीतारमैया, ठीक है। अब यहां पे समझोगे जब 1956 में भाषा के आधार पर अलग राज्य बन गया तब बहुत सारे राज्यों ने मांग किया, सबको अलग अलग बना दिया गया, ठीक है। 1956 में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कराया गया था। इतना मेरे ख्याल से एक सवाल में काफी है कि नहीं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से इसको कॉपी करना बाबू,
थोड़ा सा बच्चे और दो लाइन खींच देते हैं, है ना। देखो कहा गया क्या इसमें मालूम है, ये कहा गया कि राज्य को संघ समाप्त कर सकती है। कहा कि राज्य को संघ समाप्त कर सकती है, कभी भी कोई भी राज्य को केंद्र समाप्त कर सकती है, लेकिन संघ को राज्य समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, चलो अब यहीं पे क्या है, क्या इसमें अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान है, ये आप सबको पता है, जो स्टार्टिंग की तैयारी करते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी नहीं। तो अनुच्छेद 370 माने जम्मू कश्मीर को वैसा हक मिला था कि जो लगता ही नहीं था कि भारत का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन आगे 2019 में मोदी जी क्या किए, इसको स्वतंत्र से वापस भारत में मिला लिए थे। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज ने 3 प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव क्या रखा, पाकिस्तान में मिलो। सेकेंड, भारत में रहो, मिलो। और थर्ड, स्वतंत्र रहो। तो जिसमें जम्मू कश्मीर चूज किया था स्वतंत्र रहने के लिए। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहने के लिए ऑप्शन चुना था तो उस समय उधर से लोग, पाकिस्तान लोग आए, आधा से समथिंग थोड़ा जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिए, तब भारत के लोग गए थे। तो मिल गया था जम्मू कश्मीर 1947 में। जब ये विलय हुए तो विलय पर हस्ताक्षर किए थे कौन, राजा हरि। हस्ताक्षर कौन किए थे, राजा हरि उस समय जम्मू कश्मीर में के हिंदू राजा थे, जबकि प्रजा सारा मुसलमान था। ठीक है, और राजा हरि डोगरा उस समय होता था, डोगरा वंश। तो डोगरा वंश के राजा कौन थे, हरि। इन्होंने हस्ताक्षर किया, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करा दिया। लेकिन आगे समझेंगे ध्यान से, इनका डिमांड क्या था कि हम एक अलग संविधान बनाएंगे। ठीक है, इसका अलग झंडा रहेगा, अलग कानून रहेगा। ये हर चीज पे संधि किए थे, अलग कानून, अलग झंडा, अलग संविधान। जब 370 संविधान लागू था जम्मू कश्मीर में, तो उस समय भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते थे। जम्मू कश्मीर में ना बस सकते थे, ना जमीन ले सकते थे, ना ही व्यापार कर सकते थे, बस घूमने जा सकते थे और घूम के वापस अपने घर आ सकते थे, इतना ही। ठीक है, लेकिन इसने एक चीज और डिमांड क्या किया था कि आर्टिकल्स अनुच्छेद 35 का ए मांग किया था। ठीक है, 35 का ए। ठीक है, 35 का ए कहता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा यानी कि जैसे बिहार में विधानसभा है, मुख्यमंत्री, तो विधानसभा होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। दे दिया गया 35 ए आर्टिकल्स के तहत सब कुछ दे दिया गया। लेकिन जैसे ही 2019 आया तो 2019 में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 का ए आर्टिकल समाप्त कर दिया। अब जैसे ही ये समाप्त हुआ तो जम्मू कश्मीर का सारा शक्ति समाप्त। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में जमीन भी ले सकते हैं, वहां व्यापार भी कर सकते हैं, वहां रह भी सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक भारत का हिस्सा हो गया। पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब पूरी तरह से भारत का ये हिस्सा हो गया। ठीक है ना। अब आगे देखो, जम्मू कश्मीर को 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। ठीक है, जिसमें पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर और सेकंड क्या हो जाएगा आपका लद्दाख। इसी के वजह से राज्य हो गया 28 गो और केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8 गो। 9 गो था, बट दमन दीव दादरा नगर हवेली दोनों एक में मिल गया। ठीक है, तो सेकंड सवाल क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग
तीसरा सवाल क्यों, ठीक है। तीसरा सवाल कौन बात है, देखिए 3 नंबर का सवाल क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। इसमें सारा त्याग पत्र हम लिख दिए पहले, क्योंकि इसको लिखना थोड़ा मुश्किल था, है ना। चलो भाई ध्यान देते हैं, सुनिएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को। पीएम प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है। लोकसभा का कोई भी सदस्य हो वो त्याग पत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट यहां पे देखो बाबू सब, राज्यसभा का सदस्य कहां देगा, तो राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र कहां देंगे, विधानसभा के राष्ट्रपति के पास। विधानसभा का सदस्य कहां देगा, विधानसभा के अध्यक्ष के पास। विधान परिषद का सदस्य कहां देगा, तो विधान परिषद के अध्यक्ष के पास। अब यहां समझो भाई, विधानसभा के अध्यक्ष कहां पे देगा, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष के पास। और विधानसभा के उपाध्यक्ष कहां देगा, विधानसभा के अध्यक्ष के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश कहां देंगे, तो मुख्य न्यायाधीश के पास। आपके 3 सवाल क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या आपका था कि बिहार के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार की लोकसभा में सीटों की संख्या अगर बात करें तो बिहार में है 40, ठीक है। लोकसभा बिहार में 40, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, तो लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है यूपी में। कहां पे है जी, यूपी में है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट ध्यान देना है कि लोकसभा, ठीक है, की सीटें कैसे निर्धारित होती है। तो लोकसभा की जितनी बड़ी राज्य होगी उतनी बड़ी उसकी लोकसभा की ज्यादा सीटें होगी, जितनी बड़ी राज्य होगी उतनी ज्यादा वहां पे विधानसभा की सीटें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या देखेंगे, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्य का भी अगर कार्यकाल बात करें तो इसका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा बीच में कभी विघटित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो एक बार लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले विघटित हो गई थी, कब विघटित हुई थी, तो 1985 में लोकसभा पहली बार विघटित हो चुकी थी, ठीक है। अब अगर बात करें तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे बिहार में, जैसे देश में होता है लोकसभा, वैसे राज्य में क्या होता है जी, विधानसभा। तो इसीलिए हम विधानसभा को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे जीवी मलवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट, लोकसभा की सीटें की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितना सीटों की संख्या है, तो वर्तमान में सीटों की संख्या वर्तमान में 550, वर्तमान में कितना है जी, तो 550 यानी 545, ठीक है। तो 550 वर्तमान में, बट अधिकतम कितना हो सकता है, 552, ठीक है। जिसमें 530 रहेगा राज्य में और 20 रहेगा केंद्र शासित प्रदेश में, क्लियर। चलो भाई आगे यहाँ पे नेक्स्ट देते हैं। अब कहता है क्या इसमें कि लोकसभा में संशोधन हुआ था, देखो ध्यान से, क्या 84वां संशोधन हुआ था, संशोधन 2001 में, 84वां संशोधन 2001 में जो हुआ था, इस संशोधन में यह कहा गया था कि लोकसभा
लोकसभा तथा विधानसभा की सीटें 2026 तक निर्धारित है। निर्धारित कहने का मतलब ये 2026 तक जो सीट लोकसभा में हो गया है वही सीट रहेगा। जो सीट 2026 तक विधानसभा में फिक्स हो गई है उतना ही सीट रहेगा। जैसे हम लोग अभी भी बिहार में लोकसभा का सीट कितना है जी, 40 है, और उसी समय से है अभी तक है, 2026 तक 40 ही रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, 104वां संशोधन होता है। ठीक है, ये 2019 में, इसके तहत दो काम किए जाते हैं। पहला क्या होता है कि लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी, ठीक है, एससी एसटी की सीटों, ठीक है, सीटों की संख्या 2030 तक बढ़ा दी जाती है। 2030 तक बढ़ा दी जाती है, यानी कि 2030 तक जो एससी एसटी का सीट था वही रहेगा। सेकेंड कि इसमें एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया जाता है, का पद समाप्त कर दिया गया। कहा कि अब एंग्लो इंडियन को कोई छूट नहीं मिलेगी, ना ही विद्यालय में, ना ही विधानसभा में, ना ही लोकसभा में। ठीक है, एंग्लो इंडियन जानते हैं क्या होता है? जब यूरोपीय लोग भारत से 1947 के पहले चल जा चुके थे ना, तो जो भारत की महिलाएं से शादी किए थे, तो महिला का जो बच्चा था वही कहलाता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब आगे देखो, एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 को चुने जाते थे, और दोनों को चुनते कौन थे? राष्ट्रपति। ठीक है, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 1 सीट था, और कौन चुनते थे? राज्यपाल चुनते थे। चलो यहां तक 4 नंबर सवाल आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल को। ठीक है, ध्यान देंगे, नंबर सवाल समझेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसमें काफी तरह के सवाल आते हैं भाई, और यकीन मानो अगर सारा वीडियो को बहुत अच्छे से आप देख लोगे ना, तो इसमें ना काफी अच्छा, इसी वीडियो में काफी अच्छा पॉलिटिक कवर हो जाएगा। बाकी आगे और भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है जी? तो राष्ट्रपति। कौन बैठक बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन कहेगा कि दोनों का, ठीक है ना, दोनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कि अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति बुला तो दिए, लेकिन अध्यक्षता कौन की है? दोनों को समझाएं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और ये कितने आर्टिकल्स के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है? 108 आर्टिकल्स के तहत होता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, अब ये समझना कि बुलाया क्यों जाता है, क्या बात हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। बुलाने की वजह क्या है? कारण सामान्य विधेयक, ठीक है, सामान्य विधेयक, जब सामान्य विधेयक पारित होता है, तो जैसे कि कोई भी विधेयक हो, विधेयक किसे कहते हैं? मान लिया जाए आप एक लेटर लिखे, ठीक है, चलो 1 सेकेंड, मान लिया जाए ये आप इस पे ना एक लेटर लिखे और इसी बिल को पास कराना है, तो बिल को पास कराना जैसे आप जमा किए, बन गया ये विधेयक। तो जब आप सामान्य विधेयक जमा करते हैं लोकसभा में और ये राज्यसभा में जाता है पारित होने के बाद, जब राज्यसभा में गया और जाने के बाद 6 माह तक कोई उधर से जवाबे नहीं आया, निर्णय नहीं लिया गया, तब समझिए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और सेम उधर भी बात समझेंगे, राज्यसभा में पारित किए, पारित हो गया, लोकसभा में गया और 6 माह तक कोई जवाब नहीं मिला, तो समझो कि इस पे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा। भाई क्यों नहीं गया अभी तक, क्यों वापस नहीं गया, क्यों निर्णय नहीं दिया अभी तक, है ना? तो अब यहाँ पे आप समझेंगे ध्यान से, क्या होता है ये, जब लोकसभा से पारित होकर, ठीक है, पारित होकर राज्यसभा में जाए और 6 माह तक जवाब न मिले, 6 माह तक जवाब न मिले, 6 महीने जवाब नहीं मिलेगा, तो राष्ट्रपति के भाई दोनों अब आओ,
है ना। और जब दोनों आएगा तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा सीट लोकसभा की कि राज्यसभा का, लोकसभा का, तो जाहिर सी बात है लोकसभा जो चाहता है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो लिख भी देते हैं, बात को समझिएगा। फाइनल यानी कि फाइनल निर्णय, फाइनल निर्णय लोकसभा से ही ली जाती है, लोकसभा से ही ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि लोकसभा जो चाहेगा वो हो जाएगा। लोकसभा चाह जाएगा कि हाँ कि उसमें सीट ज्यादा है ना, और सीट के अनुसार ही वोट होती है। ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट है देखो। तो और इसके एक पेज खाली है, कुछ और बता देते हैं, ध्यान समझना। लोकसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा है निम्न सदन, निम्न सदन। राज्यसभा है उच्च सदन, ठीक है। निम्न लोकसभा है युवा सदन यानी युवाओं का, और यह है वृद्ध सदन, वृद्ध सदन। इसको और भी कहते हैं बुजुर्गों का सदन, विद्वानों का सदन, ठीक है, विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, ठीक है ना। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अधिकतम 552, इसका 200, ठीक है। लोकसभा का अधिकतम 550, इसका 200, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम समझेंगे कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा एक अस्थाई है, एक अस्थाई निकाय है, जबकि ये क्या है जी, अस्थाई। ये कभी भंग न हो सकती है, ये कभी भंग न हो सकती है, कभी नहीं भंग होगी, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट, देखिए क्या है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। राज्यसभा का 30 वर्ष, राज्यसभा का जी 30 वर्ष पूरा। हम अब सबका न्यूनतम आयु आपको क्लियर करते हैं। देखते एक और पेज क्या है, अच्छा कोई बात नहीं, सब समझाते हैं। देखो ध्यान से बाबू सबको समझना क्या है कि सबसे पहले ये देखो 61वां संशोधन हुआ था, 61वां संशोधन के तहत, ठीक है ना, मतदान की आयु, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटा कितना कर दिया गया, 18 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझना है, देखो ध्यान से समझेंगे। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन पंचायत, यानी कि पंचायत के लेवल पे, ठीक है ना, नगर निगम, नगर निगम के लेवल पे जितने भी लोग खड़े होते हैं, कोई पंचायत में पैक्स में खड़ा हो गया, कोई वार्ड में खड़ा हो गया, कोई मुखिया में खड़ा हो गया, कोई पंचायत समिति में खड़ा हो गया, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है मालूम है, न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी है जी, 21 वर्ष की अगर आप हैं तो अपने वार्ड में खड़े हो सकते हैं आप। आगे यहाँ पे देख ध्यान दो, सुनो। अब बात करते हैं विधायिका का, ठीक है, विधायिका का निम्न सदन। निम्न सदन का मतलब निचली सदन। तो विधायिका का निचली सदन दो होता है, एक लोकसभा और एक विधानसभा। ये दोनों का न्यूनतम उम्र कितना है जी, 25। न्यूनतम उम्र कितना है दोनों का, 25। लोकसभा का 25, विधानसभा का भी 25, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दो, विधायिका का उच्च सदन। तो उच्च सदन की बात करें तो उच्च सदन हो गया एगो राज्यसभा, और राज्य में हो गया विधान परिषद। तो ये दोनों की न्यूनतम जो आयु है वो कितना न्यूनतम आयु है, 30 वर्ष, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान देते हैं सदन का, ठीक है, केंद्र का, केंद्र का विधानमंडल, केंद्र का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है जी, 35। हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दो, राज्यसभा का न्यूनतम आयु पूछे दिया है, तो राज्यसभा के कार्यकाल भी सुन लीजिए। तो राज्यसभा का कार्यकाल नीचे लिख देते हैं, स्पेस है यहाँ पे, है ना। देखो राज्यसभा,
का कार्यकाल अस्थायी, इसका कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कहेगा तो सदस्य का कार्यकाल होता है कितना? सदस्य का कार्यकाल होता है जी 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक है। चलो भाई, अब क्या है 7 नंबर कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? भाई सब जानते हैं 1975, नहीं सब जानते 1975। अब सुन लीजिए आपातकाल के बारे में बहुत डिटेल से जरा आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दो। आपातकाल की बात करें तो आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के, है ना। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले केवल इसी का आपातकाल देखते हैं, सुन ध्यान से। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल ये है आर्टिकल्स 352, अनुच्छेद 352। ये कब लगाया जा सकता है, कितनी बार भारत में लगा है, वो ध्यान देंगे। इसको लगाने के 3 कारण है, लगाने के इसका 3 कारण है। पहला कारण है युद्ध, अगर किसी से युद्ध हो रहा है आपातकाल लगा दिया जाए। कोई आप पे आक्रमण किया तो आपातकाल लगा दीजिए, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह हो गया तो आपातकाल लगा दिए। सशस्त्र विद्रोह होगा तो क्या होगा जी? आपातकाल लग जाएगा। ये था नियम। जैसे कोरोना काल आया, इतना खतरनाक समय आया था, फिर भी आपातकाल क्यों नहीं लगा? क्योंकि नियम है ही नहीं हमारे संविधान में। नियम तो ये तीनों हमारे संविधान में नियम है ना। अब देखो, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं और आपातकाल लगे भी जो है तो 3 आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी लगा है बाबू? तो 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975। 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहला लगा था आक्रमण की वजह से। आक्रमण की वजह से, आक्रमण कौन किया था? तो भारत और चीन में जो युद्ध हुई थी ना, उसके वजह से, ठीक है ना। दूसरा लगा था युद्ध की वजह से भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा जो हुआ था 1975 में, यह आंतरिक अशांति की वजह से, आंतरिक अशांति की वजह से हुआ था। इंदिरा गांधी के उस समय कितना हक था ना कि पहले आपातकाल घोषणा करने के लिए पीएम को ही शक्ति प्रावधान था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आया बीजेपी का पार्टी, ठीक है, जैसे ही आया बीजेपी का पार्टी, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, इन्होंने 44वां संशोधन करके, 44वां संशोधन किया 1978 ईस्वी में, और 44वां संशोधन करके इन्होंने क्या कह दिया कि अब आपातकाल लगाने की, यानी आपातकाल घोषणा करने की अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। वो भी किनके सलाह से? मंत्रिमंडल के सलाह से। राष्ट्रपति किनके सलाह से करेंगे घोषणा? मंत्रिमंडल के सलाह से करेंगे। सब कुछ चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज कर दिए, ठीक है। चलो, पहला आपातकाल आप सीख लिए। अब देखो दूसरा होता है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल ये समझते हैं क्या होता है? एक बार सवाल यही पूछ दिया ना कि संवैधानिक आपातकाल कितने अनुच्छेद में है, लोग भटक के मार दिए 352। अरे भाई, संवैधानिक आपातकाल मतलब कि राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये कितने आर्टिकल्स के तहत? तो 356 आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन इसका मतलब होता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? कि जब जिस पार्टी की सरकार है और वो उस पार्टी से सरकार चलाने में नाकामयाब हो गया, कामयाब नहीं हुआ, तो उसी समय लगता है राष्ट्रपति शासन। और ये पहली बार लगा कहाँ? 1951 में। कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर 1951 में लगा था जी? पंजाब में। और इसका सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार हो गया,
सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया। किसको सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया जी? राष्ट्रपति शासन को। चलो 3 नंबर आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल्स 360, आर्टिकल्स 360, ठीक है। ये आर्टिकल्स क्या कहता है कि अगर जब वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो समझ लीजिए ना कि माने कि काफी समय के लिए लागू हो जाएगा, काफी समय के लिए, ये कभी खत्म भी नहीं हो सकता है। और ये जब लागू हो जाएगा तो ये भी बात मान लीजिएगा आप कि अंतरराष्ट्रीय संकट आना शुरू हो जाएगा, ना व्यापार उधर से होगा ना व्यापार इधर से होगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक एक बार भी लागू न हुआ है, एक बार भी अभी तक लागू ये नहीं हुआ, एक बार भी लागू नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रहता ना, तो क्या है 8 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में कितने अध्याय, अध्याय का मतलब कह रहा जी भाग कितना है, क्या पूछ रहे आपसे जी? भाग कितना? थे माने 22, है माने 25, नहीं समझे? जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ना 8 थे अनुसूची, ठीक है, और 395 था आर्टिकल्स, 22 था भाग। लेकिन होता क्या मालूम है, वर्तमान में जुड़ गया 4, अब हो गया कैगो जी 12, ये हो गया अप्रोक्स 425, ये हो गया वर्तमान में कितना 25। क्लियर? चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट, 2200 भाग लिखवा दे क्या? 2200 भाग लिखवा दे, स्पेस तो है, चलो लिखवा ही देते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, देखिए लिखावट में थोड़ा दिक्कत होगा बट आप समझ के इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार वीडियो देख लीजिएगा और फिर उसके बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 में है नागरिकता, 3 में है मूल अधिकार, मूल अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ, 6 में क्या है? राज्य, ठीक है। 8 में क्या है? 6 में 8 में क्या है? भाषा। 9 में क्या है? पंचायत। 9 के ए में क्या है? नगर पंचायत या नगर पालिका, ठीक है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में है निर्वाचन, ठीक है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, आपात उपबंध। 19 में क्या है? परिकर्णन, ठीक है। भाग 20 में क्या है? 20 में है संविधान संशोधन, 20 में क्या है? संविधान संशोधन। इतना काफी है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट, कहेंगे भारत, सवाल क्या आपका है कि भारत सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति किया गया था? 2005 में, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। भारत में नागरिकता क्या है जी? एकल नागरिकता है। और यह एकल नागरिकता कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। कहां से लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया था। अगर दोहरी नागरिकता की हम बात करें तो दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता अमेरिका है, मतलब यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, है ना, ये सब जगह है, ठीक है। और भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। लेकिन 2005 में एक नागरिकता संशोधन हुआ था जिसमें ये दोहरी नागरिकता को स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। नागरिकता जो है ना, नागरिकता हमें मिलती है 5 से, ठीक है। ये आर्टिकल्स कितना है? 5 से 11 तक है। और 5 वजह है जिससे हमें नागरिकता मिलती है। पहला जन्म से, पहला जन्म से, दूसरा वंशाक्रम,
वंशानुक्रम पे। पहला क्या होता है जी, जन्म से। दूसरा क्या होता है, वंशानुक्रम पे। फिर क्या होता है, पंजीयकरण, पंजीयकरण है ना, पंजीयकरण से मिलता है। चौथा होता है देशीयकरण से। चौथा क्या होता है बाबू, देशीयकरण से मिलता है। और पांचवा आपका होता है क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विदेशी जमीन भारत में मिल जाएगा तो उस जमीन पे रहने वाले सभी लोग कहाँ के कहला जाएंगे जी, भारत के कहलाए जाएंगे। ठीक है, यही नागरिकता हमारा है। चलो आगे देखो क्या है कि किस संशोधन के द्वारा पंचायतों में संवैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे पहले समझेंगे पंचायत। पंचायत का ना किसी का बनाने का मूड नहीं था, किसी का बनाने का मूड नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी का मूड था। बाकी लोग सब बोलते थे कि पंचायत में पैसा आने के लिए जितने क्रम बनता है उतना पैसा नीचे कम पहुंचता है। ठीक है, तो पंचायत जो है ये शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के नाम पे, इसलिए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, ठीक है, कार्यकाल में राजस्थान है ना, कहां पे हुआ था बाबू ये, राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। पहली बार पंचायत लागू कहां हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में। उसके बाद फिर आगे जाके फैला था। ठीक है, इनको दर्जा मिला था कब, 73वां संविधान संशोधन के तहत। अब संवैधानिक दर्जा मिल गया, मतलब पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से हम लोग। 73वां संशोधन ये हुआ था कब, 1992 से 93 में। इस समय कौन थे पीएम, तो पीएम इस समय थे पीवी नरसिम्हा। पीएम कौन थे जी, पीवी नरसिम्हा। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत में, ठीक है ना, भारत में लागू हो जाता है। पूरे भारत में जी लागू हो जाता है। जैसे ही पूरे भारत में लागू हुआ तो उसी समय से क्या होता है कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस मनाया जाता है। आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, सीधे बताना है 24 अप्रैल, क्योंकि इसी समय पूरे भारत में लागू हो गया था। अगर पंचायत के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, ठीक है, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन, यही होता है पंचायत, स्थानीय स्वशासन। इसके बारे में जिक्र किया था। तो विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे पहले, जिसको हम लोकतंत्र भी कहते हैं, विश्व में सबसे पहले हुआ था यूनान में। ठीक है, भारत में सबसे पहले वैशाली में इस चीज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कौन सा वंश में हुआ था, चोल राजवंश, चोल राजवंश। उसके बाद आधुनिक भारत की बात करें तो सबसे पहले कहां हुआ था जी, राजस्थान। ठीक है ना, पंचायत से संबंधित जितने भी चुनाव का विमर्श वगैरह लिया जाता है, तो पंचायत के जितने भी चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव की जिम्मेवारी या चुनाव का निर्णय ये डीएम लेते हैं। कौन लेते हैं, डीएम। इन्हें की अब लेगा इसको चुनाव आयोग पंचायत के चुनाव लड़े आएगा जी, नहीं, ये कौन लेते हैं, डीएम लेते हैं। ठीक है ना, अब आज देखते हैं के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये आप सब जानते हैं। नहीं, गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये साथ ही साथ पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे ये, उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री कोई संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, ये राजनीतिक कारणों से बना था, राजनीतिक कारणों से बना था, राजनीतिक कारणों से बना था। ठीक है, ये किससे बना था जी, राजनीतिक कारणों से बना था। और अब तक कुल 7 बने हैं, और उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, गृह मंत्री की बात करें, होम मिनिस्टर, पहले कौन थे,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, तो इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। अब थोड़ा आपको समझना है आखिर राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहा था तब 552 रियासतों को ये ऑर्डर दिया था कि जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में जाओ, भारत में आना है भारत में आओ, अलग रहना है स्वतंत्र रहो। तो उस समय पटेल जी ही थे जो सबको एक में मिलाने का काम किया था, यानी कि सारे रियासतों को, ठीक है, सारे रियासतों को मिलाने का काम किए। कौन मिलाने का काम किए थे? कौन जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कोई कोई दूर भाग गया था, कौन? 3 गो, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सबके पकड़ के सब इधर सबके पकड़ के लेके आ गए थे। नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? लौह पुरुष। लौह पुरुष, इनको क्या बोलते हैं जी? लौह पुरुष। अब समझेंगे। और इन्हीं का अहमदाबाद सब जानते हैं जी। अहमदाबाद जो बना हुआ है, अहमदाबाद क्या बना हुआ है? स्टैचू, ये यूनिटी ऑफ स्टैचू देखे सब, मोबाइल में सब देखे होंगे नहीं, यूनिटी ऑफ स्टैचू, वो इन्हीं की मूर्ति है जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। कहाँ पे है ये? अहमदाबाद में, इन्हीं की मूर्ति है वो, ठीक है। जैसे लौह पुरुष हो गए वल्लभ भाई पटेल, उसी प्रकार आयरन लेडी कौन थे, यानी लौह महिला कौन थी? बोलो भाई साहब, लौह महिला कौन थी? इसका कमेंट हमें चाहिए, ऑप्शन कमेंट में इसका जवाब चाहिए, कमेंट कर देना बाबू सब, ठीक है। अब आगे देखो, इनके बारे में इतना ही था, बट थोड़ा सा इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे, JL नेहरू, ये पीएम का कार्यकाल, इनका पीएम का कार्यकाल सबसे लंबा था, सबसे लंबा था। इन्होंने गुट निरपेक्ष का अध्यक्ष भी बने थे। किनका अध्यक्ष बने थे जी? गुट निरपेक्ष का अध्यक्ष भी बने थे। कौन? JL नेहरू। कहां पर? बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में। ये कहां पर हुआ था जी? बेलग्रेड में हुआ था 1961 ईस्वी में, ठीक है। और कौन थे भाई ऑप्शन में? भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में कौन नहीं जानते हैं? भीमराव अंबेडकर, है ना। ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनको बोलते हैं संविधान का निर्माता, संविधान का निर्माता। ये भी कह सकते हैं आधुनिक काल का मनु भी इनको बोलते हैं, आधुनिक काल का मनु, आधुनिक काल का मनु भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अब कौन है जी? सरोजनी नायडू हमारे एगो आ गए। तो सरोजनी नायडू के बारे में आपको जानकारी है? सरोजनी नायडू जो है, ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला थी जो यूपी के राज्यपाल बनी थी। ये प्रथम महिला जो यूपी के राज्यपाल बनी थी। इन्हीं को बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किनको बोलते हैं? सरोजनी नायडू। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक है? चलो भाई, ठीक है। यहाँ पे अब पढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे लिखित में कौन भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय माने केंद्र शासित प्रदेश नहीं झलक रखा जी आपको, इसका बहुत अच्छी हिस्ट्री बताएंगे, अभी ध्यान से मेरी बात को समझना। दादरा नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसका हम जिक्र करें तो दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली ये है कहाँ? तो गुजरात, ठीक है ना। गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों के बीच में छोटा सा था दादरा नगर हवेली। लेकिन घटना क्या घटा मालूम है? 2019 ईस्वी में दादरा नगर हवेली को और दमन दीव को, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, नगर हवेली ये दोनों को मिला दिया गया। अब मिला दिया गया तो दोनों बन गया एगो केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारा 9 से हो गया 8, ठीक है। लेकिन पूछेगा अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व में आया 2020 में, अस्तित्व में आया 2020 में, ठीक है। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। देखो अरुणाचल प्रदेश जो है इसको बोलते थे नेपा,
इसको क्या बोलते थे जी? नेफा। नेफा का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर एरिया, एरिया ये था, है ना। अरुणाचल प्रदेश पहले, अरुणाचल प्रदेश पहले 1972 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था जी? ये केंद्र शासित प्रदेश था। बहुत ज्यादा ये सवाल सुन के अचंभव लग रहा होगा, नहीं, बस वास्तविकता में केंद्र शासित प्रदेश था पहले, केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य बनाया गया। इसे क्या बनाया गया जी? राज्य बनाया गया, है ना। सवाल बहुत मजेदार, बहुत मजा आएगा, बस अच्छे से स्टडी करते रहो। इस इतना जीके पढ़ लोगे बस काफी है, आगे कुछ नहीं करके तो आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो बाबू, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। और कौन राज्य जी? मिजोरम और मेघालय। ध्यान दीजिएगा बाबू, सब ध्यान से। मिजोरम की बात करें, है ना, मिजोरम, मिजोरम की भी अगर बात करें तो इस ये भी पूर्वोत्तर भारत, है ना, पूर्वोत्तर भारत मतलब 1972 में, ठीक है, 1972 में ये भी एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ 1987 में। कब ये लागू हुआ? 1987 में। ये लागू मिजोरम कब हुआ था बाबू? तो 1987 में ये भी भारत का एक राज्य बना था। आगे अगर बात करें हम मेघालय का, ठीक है, मेघालय का, तो मेघालय 1900, ये मेघालय जो असम के अस्तित्व में था, लेकिन पूरी तरह से राज्य बना कब? 1972 में। 1972 में कहा जाता है 1972 में मिजोरम की स्थापना, बट नहीं, 1987 आप कह सकते हो, ठीक है। और कोई इसमें राज्य है बाबू? नहीं, राज्य इतना है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहां तक क्लियर किसी को, सबको? योजना आयोग क्या है? एक छोटा सवाल है, योजना आयोग क्या है? तो एक गैर संवैधानिक आयोग है। ये संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। ये योजना आयोग को कौन बनाए थे? पीएम। कौन थे पीएम? जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग जो है इसका अंतिम अंतिम होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। योजना आयोग नरेंद्र मोदी ने 2014 में समाप्त कर दिया, और समाप्त कर दिए, और समाप्त करने के बाद इसके जगह पे आ गया नीति आयोग। इसके जगह पे क्या आ गया बाबू? नीति आयोग। बस इतना ही इसका है, ठीक, ठीक है। देखिए अगला सवाल आपका क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना है, यानी कब रिटायरमेंट हो जाएगा? तो देखो, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च माने सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अंतिम उम्र है 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट की अंतिम उम्र है जी 62 वर्ष, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का शपथ कौन दिलाएंगे बाबू? तो राष्ट्रपति, है ना। और हाई कोर्ट का शपथ कौन दिलाएंगे? तो उसी राज्य का राज्यपाल, उसी राज्य का राज्यपाल दिलाएंगे। बिल्कुल क्लियर है ना, क्लियर? चलो आगे देखो नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन इसमें योग्यता है जो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है जी? तब भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है, 35 वर्ष से अधिक उम्र होना भी जरूरी है ना। और लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है कि नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं है। कोई लाभकारी पद अधिकारी ना हो, ये भी जरूरी है। ये नहीं, आप लोकसभा के सदस्य होंगे तभी क्या राष्ट्रपति के पद पे खड़ा हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब बहुत जरूरी, ठीक है। कोई सरकारी लाभ आपका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा क्लियर है। चलो बाबू देखो, राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन की आर्टिकल्स के बात करें तो हम पढ़ाएं तो बहुत अच्छे से। पकानी कोक्का दुयो दसम, पकानी कोक्का दुयो दसम। प से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, ठीक है, को से कोटा, का से कार्यकाल,
दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, म से महाभियोग। अब बता दे रहा आप इसमें फास्ट कि योग्यता उनकी कितने आर्टिकल्स के तहत है बाबू। तो योग्यता पे ध्यान दो, ये होता है कितना 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। तो योग्यता हो गया कितना पर 58 पर, 59, 60, 61। योग्यता कितना पर है जी 58 पे। राष्ट्रपति की योग्यता ये होती है कि भारत का नागरिक है, पागल या दिवालिया नहीं है, 35 वर्ष उम्र अधिक होना चाहिए, भारत में किसी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए, सरकारी कोई लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। ये होता है भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है ना। चलो बाबू नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको 16 नंबर सवाल क्या है यहाँ पे कहता है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत के अधिकार को अधीन रखा था। यानी कह रहा है निजता का अधिकार। निजता का मतलब होता है प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी का अधिकार रखा गया था किस आर्टिकल्स के तहत। पूरा आर्टिकल्स लपेट देखा, थोड़ा सा ध्यान से सब समझने मेरी बात को भाई। ठीक है, सिर्फ मूल अधिकार आपको लपेटते हैं आज, है ना। मूल अधिकार पहले आप बताना बाबू सब कि मूल अधिकार कितना आर्टिकल्स के तहत किया गया था। यह है 12 से लेकर 35। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार जो है, इसी मूल अधिकार में एक आता है निजता का अधिकार, प्राइवेसी। 21 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स के तहत है, 21 आर्टिकल्स के तहत है, जिसमें आप कह सकते हो कि अपने मन पसंद जीवन साथी रखने का भी अधिकार इसी में कहा गया है। प्राइवेसी का मतलब अगर आपका लॉक है, कोई पूछे तो आप नहीं बताएं, अगर वो जबरदस्ती करे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे प्राइवेसी के साथ ये हनन हो रहा है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। बोलो मूल अधिकार 12 से कहां तक है, 35 तक है। 12 आर्टिकल्स कहता है कि मूल अधिकार का परिभाषा। पूरा अच्छे से सब याद करेंगे भाई, जान लो सब। जितना मेहनत हम आपके लिए इस वीडियो में कर रहे हैं उतना मेहनत आप लोग खुद अपने में कीजिएगा। ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण 13 में क्या है, अल्पीकरण। 14 आर्टिकल्स में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान, कहां पे आप जन्म लिए हैं ना, स्थान पर भेदभाव न करना, भेदभाव न करना। 16 में है लोक नियोजन। लोक नियोजन कहने का मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में अवसर, अवसर मतलब कि छूट प्राप्त करना। 17 में क्या है, अप्रियता का अंत। अप्रियता का अंत का मतलब छुआछूत का अंत करना है। ठीक है, 18 में क्या आपका है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 19 में भी और ज्यादा है, बट पहले हम इसको पूरा देखते हैं। 20 में क्या है, दोष सिद्धि, और ये बिहार पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। दोष सिद्धि संरक्षण, दोष सिद्धि संरक्षण। 21 में क्या है, जैविक अधिकार यानी जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसी में एक और आ गया है निजता का अधिकार, प्राइवेसी। शादी वादी हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पति बोलेंगे कि भाई पासवर्ड बताओ पत्नी से, तो बोले नहीं बताएंगे। अगर ज्यादा हनन करे सीधे जाकर पत्नी कंप्लेन कर दो, पति फंस जाएगा, क्योंकि वो उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, आगे बताएंगे मूल अधिकार का कहाँ हमारा बचाव होता है। ठीक है, तो निजता का जो अधिकार है ना, ये मतलब किन के कहने अनुसार हुआ था, किस केस में आया था, तो बुद्धू स्वामी। ठीक है, बुद्धू स्वामी एक व्यक्ति थे, उन्हीं के केस पर ये निजता का अधिकार मिला था। ठीक है, अब आओ 22 था
गिरफ्तारी, गिरफ्तारी संरक्षण। 22 क्या है? गिरफ्तारी संरक्षण। 23 क्या है? बलात् श्रम। बलात् श्रम कहने का मतलब मजदूरी करना या जिसे बोलते हैं बेगारी करना, ये है 23 है। 24 क्या है? बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब 6 से या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम या कंपनी में काम न देना, कारखाना में काम न कराना। ठीक है, आइए 25 में क्या है? 25 में है, 25 से 28 प्योर धर्म पर है। 25 में है व्यक्तिगत साधना। व्यक्तिगत किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। व्यक्तिगत धर्म को मानना, व्यक्तिगत पूजा करना, जैसे मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं, कोई रोक दिया, आपके मूल अधिकार पे हनन हो गया। ठीक है। 26 क्या करता है? सामूहिक, सामूहिक धर्म को मानना। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि 10 लोग मिलके यज्ञ करते हैं, जुलूस निकालते हैं, ये हमारा अधिकार है 26 के तहत। ठीक है। 27 की अगर बात करें तो 27 जो चंदा वगैरह नहीं मांगा जाता है, चंदा वगैरह मांगा जाता है ना, वो चंदा मांगना, ये सब कितना का तहत है जी? 27 के तहत। मंदिर में पैसा रखना, इस पे कोई टैक्स सरकार नहीं लेगी। 28 क्या कहता है कि पैसा पे, मंदिर में दान किए गए पैसा पे कोई टैक्स नहीं लगता है। 29 आपका क्या बोलता है कि जो अल्प लोग हैं, यानी कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों का शिक्षा, अल्पसंख्यकों का शिक्षा देना। जैसे कि आज क्लास में जैन धर्म के लोग 2-3 को पढ़ने आ गए, बहुत कम पढ़ने आ गए, तो उनके हित में उसके लिए अलग एक क्लास खुलवा देना। जैसे कि आप समझेंगे क्या? 30 जो है कि अल्पसंख्यकों के हित में शिक्षा के लिए अलग संस्था बनाना, संस्था बनाना। मान लिया जाए अभी भी आप देखते होंगे कि क्लास में मुस्लिम बहुत कम लोग पढ़ने आते हैं, तो पहले के समय में मुस्लिम लोग पढ़ने उतना नहीं आते थे, तो उनके लिए अलग बनाया गया मदरसा। तो कितने के तहत? 30 के तहत। और अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उनको लज्जित नहीं करना, उनको बेइज्जती नहीं करना, ये कितने के तहत? 29 के तहत। ठीक है बाबू। नेक्स्ट आपका बात करते हैं 32 में, तो ये हमारा है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, इसके तहत 5 रीट देती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट 5 रीट निकालती है कि कोई भी अगर आपके मूल अधिकार को हनन करता है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको बचाएगा। क्लियर? चलो भाई, ये सवाल क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। 17 नंबर कह रहा है क्या? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपको अगर संस्था बनाना है, आपको एक संघ बनाना है, तो किस प्रकार का अधिकार है? समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का सुनिश्चित अधिकार, केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन और दैहिक, बिल्कुल ये तो सीधा हो गया, 14 आर्टिकल सही हो गया। 21 आर्टिकल्स नहीं, एक बात और जान लीजिएगा, मन पसंदीदा जीवन साथी और इसी के बीच में प्राइवेसी, इस सब के सब आर्टिकल्स 21 के तहत ही है। स्वच्छ पर्यावरण में रहना, अगर आप जहां आपका घर है उसके बगल में कचरा लोग आकर डाल दे रहा, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार पे हनन हो रहा है, मेरा यहाँ पर्यावरण शुद्ध नहीं मिल रहा। आर्टिकल्स कितना के तहत? 21 के तहत। ये सब बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, ये क्या है? जितने भी अधिकार हमें मूल अधिकार मिला है, वो केवल और केवल मिला है भारतीय नागरिक, केवल मिला है भारतीय नागरिक को। ठीक है, सबको नहीं मिला है। तो संस्था और संघ बनाने का अधिकार देख लेते हैं कौन आर्टिकल्स में है। आगे स्पेस नहीं दिया, चलो इसी में बताते हैं आपको, हम समझेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये मिला है हमें 19 में। किसमें मिला हमें जी? 19 में मिला है। 19 का ए के बात करें, स्पेस है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो 19 का एक ये में कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, प्रेस मीडिया, झंडा फहराने की आजादी। अपने निजी भवन पे पहले झंडा आप नहीं फहरा सकते हैं, इसी में आजादी मिला है। ठीक है, और भी आप कह सकते हो भाषण देने का आजादी। आजकल हमें देखते हैं नेता के विपक्ष कोई कुछ भी बोल देता है, आर्टिकल्स 19 के 1 के तहत। ठीक है,
19 के 2 क्या कहता है, जब आपको बोलने का आजादी मिल गया तो धीरे धीरे आप संघ बनाएंगे ना, मीटिंग करेंगे, यूनियन बनाएंगे, है ना। तो संघ बनाने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, लेकिन बिना हथियार का, बिना हथियार का, यानी कि हथियार लेके संघ एकदम घूम ले राइफल लेके अब मीटिंग कर रहे हैं हर जगह, वो गलत। अब 19 का तीसरा क्या कहता है, जब आप संघ बनाए, मीटिंग किए, तो मीटिंग कराने के बाद उसी संघ का जो नाम देके उस संस्था बन गया, तो संस्था बनाने की आजादी, संस्था बनाने की आजादी। और जब संस्था बन गया तो किसी भी राज्य में यानी कहीं भी घूमने की आजादी, कहीं भी आवागमन, आवागमन का मतलब आपको मन है कि आज बिहार में कल गुजरात में जाए तो जाइए, कोई नहीं रोकेगा। और 5 में कह दिया अगर आप गुजरात में गए, वहां की सड़कें बहुत अच्छी, वहां का बहुत अच्छा बिजनेस माइंडेड, वहां पे वहां पर जमीन पसंद आ गया तो कहीं वहां आप जमीन लेके रह सकते हैं, तो कहीं भी रहने की आजादी। अगर वहां आप रह लिए भाई तो आपको खाना पीना पड़ेगा ना, कमाना तो पड़ेगा ना जी। तो वही आर्टिकल 6 में अगर आप गुजरात में गए, वहां बस गए, तो पहले बसने से पहले वहां जमीन लीजिएगा, तो जो जमीन लीजिएगा तो वो आपकी हो जाएगी संपत्ति, तो संपत्ति का अधिकार, वो क्या आपका हो जाएगा जी, संपत्ति हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब संपत्ति ले लिए, घर बना लिए, तो खाइए पीजिएगा, दुकान कीजिएगा। तो 19 का 7 क्या कहता है, आजीविका का, आजीविका का अधिकार, मतलब भारत में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, आपकी कोई रोक टोक नहीं है। अब इसमें होता क्या है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है। 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में इस कंपनी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और इसको ले जाता है मालूम है कहाँ, 300 के क में कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। अगर कभी आपसे पूछ देगा ना जी कि कितने भाग में गया, तो 12 भाग में डाल दिया गया 300 के क में। इसको फिर से ध्यान देंगे, 19 में आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 19 का एक पहले बोलने की आजादी, फिर संघ बनाने की आजादी, फिर उसके बाद संस्था बनाने की आजादी, फिर कहीं भी घूमने की आजादी, फिर कहीं बसने की आजादी, फिर कहीं व्यापार करने की आजादी। संपत्ति के अधिकार आपका हटा दिया गया। अगर आपका रेलवे ट्रैक बनाने की सरकार सोचा, बीच में आपका जमीन आ गया, तो सरकार सीधे जमीन को हटा सकती है ना। पहले ऐसा नहीं था, बट अब सरकार ले सकती है, वो भी कानूनी तरह से, एकदम लीगल। ठीक है ना भाई, चलो आगे देखो। मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से लिया गया भाई, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है, समझे ना। तो मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया। आपको अच्छे से याद करवा देते हैं कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय सब भारत के अंग्रेज को मार के भगा दिया गया था। अंग्रेज जब वहां गया तो वहीं पे मीटिंग हो रहा था, रानी मीटिंग कर रही थी मंत्रिमंडल में, तो मंत्रिमंडल उसी समय से वहां था और वहीं से मंत्रिमंडल को लेकर आ गया कहां, भारत। ठीक है, तो मंत्रिमंडल लिया गया कहां से, ब्रिटिश लिया गया। मंत्रिमंडल का बहुत अधिकार, राष्ट्रपति अगर आपातकाल घोषित करेगी, राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करना चाहे, आपातकाल, तो वो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कर सकता है, मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कर सकता है। एक आर्टिकल, एक संशोधन था 24वां संशोधन, ठीक है ना, 1971 में। इसमें क्या किया गया कि मंत्रिमंडल कोई विधेयक को पारित किया, विधेयक पारित कर देगी, सभी बेरोजगारों को 10-10 हजार या 55,000 महीना मिलेगा, ठीक है, पारित कर दिया। अब इसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास। तो 24वां संशोधन 1971 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास अगर जाएगा विधेयक तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को मंजूरी देना पड़ेगा। ये कहा, ये कब हुआ नियम लागू, 1971 में। फिर होता है क्या, 42वां संशोधन 1976, इसमें कहता है कि मंत्रिमंडल कोई विधेयक को पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, एकदम अनिवार्य, हस्ताक्षर करना अनिवार्य, मैंने पास करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, फिर हुआ 44वां संशोधन 1978। अब इसमें क्या कर दिए कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए
पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं, एक बार लौटा सकते हैं। ये कह दिए कौन? 44वां संशोधन के तहत। एक बात समझना, एक बिल पास हो गया, मान लिया जाए जिसकी अभी बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी जो चाहेगा वो विधेयक पास करा देगा, उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर करने के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसके तहत जैसे ही वहां से पास हुआ राष्ट्रपति भी साइन कर देंगे। लेकिन जैसे ही 44वां संशोधन आया तो उस समय कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार वापस लौटा सकते हैं कि बाबू फिर से सोच लो ये सही है, लौटा सकते हैं। ये 44वां आर्टिकल्स के तहत ये कहा जाता है कि 42वां संशोधन इंदिरा गांधी ने किया, इंदिरा गांधी ने की, और इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन करके सारा शक्ति अपने पास ले लिए, सारा शक्ति, आपातकाल लगाने की शक्ति अपने पास ले लिए, अपना मंत्रिमंडल से विधेयक पास करेंगे, राष्ट्रपति पे कन्फर्म एकदम हस्ताक्षर करवा, हाँ कर दो, ये हो गया तो हो गया। फिर आए 44वां संशोधन में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ये जो है ये बीजेपी पार्टी से थे, मोरारजी देसाई ये कौन पार्टी से थे जी? बीजेपी पार्टी से थे। और ये कौन पार्टी से थे? ये तो थे आपका कांग्रेस पार्टी से, है ना, कांग्रेस पार्टी से थे। तो ये अपने पास अधिकार लिए, तुरंत अधिकार सब छीन लिए, दे दिए। किसको अधिकार दे दिए जी? राष्ट्रपति को, 44वें संशोधन के तहत। तो 42वां संशोधन में बहुत कुछ हुआ था, उसको बदल दिया 44वां में बहुत कुछ। ठीक है ना भाई, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल है। चलो भाई आगे देखें, कहता है क्या कि कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो ध्यान से मेरी बात को समझना भाई। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद, रुको एक मिनट, वैसे नहीं काम चलेगा। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल्स 263 के तहत, ठीक है, पहली बार गठन हुआ था जून 1990 में। ठीक है ना भाई, इसका नियुक्ति यानी गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। इसका गठन कौन करता है जी? तो राष्ट्रपति। ठीक है ना। इनका अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं पीएम, माने प्रधानमंत्री, है ना। इनका जो है काम क्या है? तो इनका कार्य ये है कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना, मन अच्छा संबंध बनाना, अच्छा संबंध बनाना। ठीक है, ये किस आयोग के तहत गठन हुआ था? तो सरकारिया आयोग, सहकारिया आयोग। ठीक है, सहकारिया आयोग के सिफारिश पर, आयोग के सिफारिश पर गठन किया गया था, गठन किया गया था। इतना काफी है ना बाबू। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए? राष्ट्रीय दल बनाना है, ठीक है, तो राष्ट्रीय दल बनाने कम से कम कितना होना चाहिए जी? 4 होना चाहिए। आपको एक बात जानकारी होगी, अगर 4 राज्य में अगर आपको लोकसभा और विधानसभा की सीटें मिल जाती है तो समझो कि आपका जो दल है वो राष्ट्रीय दल में परिवर्तित हो गया। जैसे अभी आप बीजेपी की बात कर लो, गुजरात में था, गुजरात से और भी राज्य में बना, और जैसे ही 4 राज्य में बना, सीट अच्छा खासा मिला, वो राष्ट्रीय दल में परिवर्तित हो गया। अब हमें समझना क्या है कि इसके बारे में क्लियर आपको सब कुछ समझाते हैं, बात को ध्यान से समझना भाई। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा के वैध मत का 6% प्लस 1 सीट ये आना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, विधानसभा के वैध मतों का 6% प्लस 2 सीट ये भी लाना बहुत जरूरी है, तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझे ना। अब यहाँ पे समझना क्या है कि अगर मान लिया जाए कम परसेंट आया तो आपको कम से कम 3 अलग अलग राज्य में वो सीट प्राप्त होना चाहिए। 3 क्या अलग अलग राज्य में आपको सीट प्राप्त होना चाहिए। उससे भी कम होगा तब आपके लिए बहुत ही मुश्किल। देखिए लिख दे सब पॉइंट, कम से कम
कम से कम 4% या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल प्राप्त होना चाहिए। कम से कम 4 राज्य है ना, तो राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में आपको बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब समझते हैं यहाँ पे क्या, विधानसभा का कुल सीट, विधानसभा जैसे भी बिहार में विधानसभा का हो रहा चुनाव ना, विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट जो भी ज्यादा हो, कम से कम विधानसभा में कुल सीट का क्या परसेंट, 3%, या 3 सीट, ये दोनों में कुछ भी ज्यादा हो तो समझोगे कि आपको मान्यता मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं आप लोग, प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर, प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर एक सीट आपको मिलना चाहिए। प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर कम से कम एक सीट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखो नेक्स्ट, लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 8% मत चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा भाई तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी कुछ समय बाद देखिए चिराग पासवान का भी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल में परिवर्तन होगा आने वाला समय में, जैसा उनका चल रहा है, क्योंकि बिहार के लोकसभा में वो 5 सीट पे खड़े हुए थे और 5 सीट पे वो जीत चुके थे, है ना। ये सारी चीजें आगे होगा तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें ना बहुत अच्छे से जब निर्वाचन आयोग का सवाल आएगा तो और आपको बहुत डिटेल से बताएंगे निर्वाचन आयोग कब एक फैक्ट चुनाव चिन्ह दे देती है। अब तुम्हारा यही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। बीजेपी को मिल गया है कमल मिल गया, अब उन्हीं का हो गया। जदयू को मिल गया है तीर, हो गया उन्हीं का। राजद को मिल गया है लालटेन, उन्हीं का हो गया। तो इस तरह से सब मिल जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखो नेक्स्ट, योजना किस सूची में वर्णित है। तो योजना समवर्ती सूची में वर्णित है। सूची 3 गो होता है, एक होता है संघ, एक होता है राज्य और एक होता है समवर्ती। संघ की बात करें तो संघ में आपको समझना है जो केंद्र से संबंधित हो, जिसका सीधे हर चीज केंद्र से आए वो समझिए संघ में। जो राज्य से संबंधित हो वो राज्य में, और ये केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य दोनों में। जैसे आपको समझना क्या है, केंद्र में क्या आता है, केंद्र में आता है रेलवे, है ना, डाक। कभी भी आपकी रेलवे की बहाली राज्य स्तरीय आया है, केंद्र स्तरीय आया है, डाक भी केंद्र स्तरीय आया है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में आपका हो जाएगा पुलिस। ठीक है, अगर हम समवर्ती की बात करें, समवर्ती में हो जाएगा वन, शिक्षा, वन और शिक्षा, यही सब आ गया आपका, है ना। चलिए ठीक है, क्या इसमें कि संघ जो है, ध्यान देंगे संघ पर, संघ सूची पे कौन कानून बना सकता है, तो कानून बनाएगा संघ सूची पे केंद्र सरकार, कानून बनाएगा संघ सूची पर केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची पे बनाएगा राज्य सरकार, राज्य सरकार। और अगर समवर्ती पर केंद्र सरकार केवल अगर सूची बना देती है, कानून बना देती है, तो वो केंद्रीय में आ जाएगा, संघ सूची में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान देना, अगर कोई भी राज्य सूची को राष्ट्रीय सूची में महत्व देना है, राष्ट्रीय सूची में परिवर्तन करना है, तो ये अधिकार, ठीक है, तो ये अधिकार राज्यसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास होता है। ये अधिकार किसके पास होता है जी, तो राज्यसभा के पास होता है। कितना आर्टिकल्स के तहत, तो 249 आर्टिकल्स के तहत। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप समझेंगे कि एक होता है अवशिष्ट संघ, है ना, अवशिष्ट के बारे में आप समझेंगे। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची क्या होता है कि जिसके अंतर्गत तीनों में से कोई भी शामिल न हो, कोई भी शामिल
न हो। जैसे कि समझा रहे आपको, शिक्षा हो गया समवर्ती से, वन हो गया समवर्ती से, जनगणना हो गया। अच्छा और कुछ छूटा लिख दे क्या, देखो है ना, जनगणना भी किससे हो गया जी, समवर्ती से हो गया, है ना। बैंक किससे हो गया, कृषि किससे हो गया, राज्य से हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो तीनों में से कोई में शामिल नहीं है उसे कहते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जो है इसका अधिकार केंद्र के पास है, इसका अधिकार केंद्र के पास है। जबकि अमेरिका में इसका अधिकार राज्य के पास होता है, राज्य के पास होता है। अमेरिका में इसका अधिकार किसके पास होता है जी, राज्य के पास होता है। एक बात आप जानना बाबू, पॉलिटी में हम मानते हैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल बहुत है, ठीक है। देखिए एक बात दिमाग में बैठा लो, पॉलिटी में मुश्किल आपको लग रहा तो मुश्किल सवाल पूछता है, इसमें जितने भी सवाल है ना वो सब के सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, बिहार एसआई बीएसएससी में दोनों का, ठीक है। और वही सवाल को हम क्लियर कर रहे हैं, पूरा पॉलिटी का एक जगह सब आपको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलो सवाल 22 नंबर सवाल क्या कहता है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है। अब सुनो, निर्वाचन आयुक्त है, इससे इसका भी मुख्य कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर, इसके सलाह पर हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति। इनके सलाह पर कौन हटाएंगे जी, राष्ट्रपति हटाएंगे। निर्वाचन आयुक्त के सदस्य को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर हटाते कौन है, राष्ट्रपति। अब अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, ठीक है, तो ये जो है ये पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। और अभी वर्तमान में कौन है, ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। अब अगर बात करें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको कौन हटा सकता है, इसको संसद हटा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाकर, महाभियोग लगाकर। बहुत बड़ा एक है, बहुत बड़ा पद है, आप समझ सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है ना उसके बराबर ही होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझोगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसकी सैलरी कितनी है, इसका वेतन है 2.5 लाख, 2.5 लाख इसका वेतन है, ठीक है। इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना है जी, तो कार्यकाल है 6 वर्ष और या 65 वर्ष, इसमें जो पहले हो जाएगा, इसमें जो पहले हो जाएगा, समझे ना सब ठीक से, ये चीज है। अब बताइए 65 वर्ष उम्र अंतिम सेवानिवृत्ति का केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को है बस, इसके अलावा जितने भी हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सबके 62 वर्ष है, तो उसका भी 65 वर्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी कै वर्ष, 65 वर्ष, बराबर दोनों की क्षमता हुआ कि नहीं हुआ। चलो भाई आगे देखो, अब ये ब्लैंक, अच्छा इसमें हम कुछ और भर देंगे। देखिए कोरम की संख्या कितनी होती है, कोरम के पहले आप समझेंगे कोरम की गण पूर्ति, गण पूर्ति के लिए कितना भाग होना अनिवार्य है, 1/10। ये कहने का सेंस ये हुआ कि अगर कुछ मीटिंग करना है, कोई बात पे चर्चा करना है, तो उसमें संसद भवन में कुल कुल मत का जितना लोग रहते हैं, कुल सदस्य का 1/10 होना बहुत ही जरूरी है, यानी 55 लोग होना बहुत जरूरी है। अगर 55 लोग उस मीटिंग में नहीं रहेंगे तो उसको रद्द किया जाएगा, और रद्द कौन कर देंगे, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगर गण पूर्ति न हो पाया, गण पूर्ति न हो पाया तो उस मीटिंग को लोकसभा अध्यक्ष उस मीटिंग को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते, हटा देंगे, सीधे साइड हो जाओ, ठीक है बाबू। आगे देखो 24,
राज्यसभा के बारे में कौन गलत है जी? तो बताओ जरा, राज्यसभा के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे ना, इस पीछे ही बताया हुआ है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, यानी कि ये कभी भंग नहीं हो सकता है। इसका इसका सदस्य का जो कार्यकाल है वो कै वर्ष होता है जी? 6 वर्ष होता है। कै वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। तो आप जानते हो कि दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इसका गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। इसका गठन 1952 में हुआ था, ठीक है ना। 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये भी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों का। चलो बिल्कुल, ये आपका गलत, ये आपका गलत है। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा था? सबसे लंबे समय तक कौन राष्ट्रपति रहते थे? सब जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 नहीं, राजेंद्र प्रसाद रहे थे। अब समझना आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में, थोड़ा सा डिटेल से जाते हैं। इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म हुआ था बिहार के जीरादेई में, बिहार के जीरादेई में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद से बहुत सवाल है, आपको हम प्रयास करेंगे सारा बताने का, ठीक है। जब 1939 ईस्वी में एससी बोस, एससी बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, ठीक है। तो उसकी अध्यक्षता, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ही कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद किए। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी अध्यक्षता कौन किए जी? राजेंद्र प्रसाद किए। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति की बात करें, सेकेंड राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन। और ये पहले उपराष्ट्रपति भी हैं, ये पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे। कौन? एस राधा कृष्णन, ठीक है ना। चलो भाई आगे आगे, अब इसके बारे में और ध्यान दो। जब राजेंद्र प्रकाश को अवकाश मिल गया, यानी रिटायरमेंट हो गए, राष्ट्रपति पद से हट गए, आपको ध्यान होगा बहुत ऐसे लोग थे जब अपने पद से हटते हैं तो एक आश्रम बनाते हैं, वही आश्रम में अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। जैसे कि आपको बता दें एग्जाम्पल के लिए, महात्मा गांधी बनाए थे साबरमती आश्रम, बाबा आमटे आश्रम का एक निर्माण हुआ था। उसी प्रकार अवकाश खत्म के बाद, अवकाश के बाद, है ना, अवकाश के बाद राजेंद्र प्रसाद ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। कौन सी आश्रम की स्थापना की जी? सदाकत आश्रम की। अब निश्चिंत होकर कि अब हमको यही आश्रम में रहना है और यही हमारा जीवन है, ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना की है। अब आगे पॉइंट यहाँ पढ़ना क्या है इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। इन्होंने पहली बार, ठीक है, ये पहले खाद्य मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे। पहले कौन मंत्री थे? ये खाद्य मंत्री थे। तो खाद्य मंत्री थे किसकी सरकार में? एक अंतरिम सरकार का स्थापना हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उस गठन में राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे जी? तो खाद्य मंत्री थे, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में और देखा जाए, इन्होंने 1946 में संविधान सभा का पहला अध्यक्षता किए थे। संविधान सभा का पहला अध्यक्षता कौन किए थे? यही कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब अगर बात करें तो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति कौन थी?
प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए? निर्विरोध, निर्विरोध यानी कि इनकी कोई सामने खड़ा नहीं हुआ। जब ये खड़े हो गए ना, कोई सामने से खड़ा ही नहीं हुआ। निर्विरोध चुने गए, चुने गए राष्ट्रपति कौन है? ये है संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, एन संजीवा रेड्डी। अब अगर बात करें तो पहली महिला, ठीक है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में भी है द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। चलिए, आज का आपका ये पूरा 25 क्वेश्चन पॉलिटी का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ। और आपको क्या करना है मालूम है? ये 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से वीडियो देख लेना है, फिर ये पीडीएफ चला जाएगा, आप पीडीएफ को कंप्लीट कर लेंगे। 5 वीडियो समाप्त होगा, 5 पीडीएफ का एक साथ पैकेज मिलेगा और उसी रात उसका टेस्ट हो जाएगा। हम केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपको याद कराएंगे। टेस्ट इसलिए लेंगे ताकि आप इसको रिवीजन बाद में कर लें। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जस्ट ही आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसको देख सके। और कमेंट बाबू सब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।